नमस्कार प्रिय दर्शकों, नो योर लीडर्स के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के आरटीआई एक्टिविस्ट एवं सोशल वर्कर विजय पाटिल के बारे में, जिनका राजनीतिक सफर आम आदमी पार्टी से जुड़कर हो चुका है। असेंबली कंस्टिट्यूंसी, जैसे कि आप सबको पता है, मैं ज़्यादातर लोग पता होगा, मैं सोशल एक्टिविस्ट, हमेशा आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। हमेशा मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आया हूँ 9 साल से। सिंस 7 years आई हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। तो हाल ही में मैं जेल से भी रिहा हुआ हूँ एक 31 days बैठ के, इन रिगार्डिंग एपीपीएससी फियास्को के बारे के चलते हम सबको डिटेन किए गए थे। तो मेरा हमेशा से यही रहा कि मैं ऐसे विजय पाटिल और ऐसे इंडिविजुअल, मेरा सोच, आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल हमेशा भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में लड़ा हूँ और लड़ते रहूँगा आखिरी दम तक, ताकि हमारा प्रदेश में अरुणाचल सबसे एक वेलफेयर स्टेट, सबसे डेवलप्ड स्टेट बने आम आदमी के द्वारा। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी को मैंने चुना है एज माई पॉलिटिकल पार्टी। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विजय पाटिल जी, जो कि एक जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने काफ़ी लंबे समय से ये सोशल एक्टिविस्ट के साथ जुड़े हुए रहे हैं। तो आइए हम उन्हीं से बातचीत करते हैं और उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो आगे जो है आने वाले दिनों में उनका क्या प्लानिंग क्या है। तो विजय पाटिल जी, सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल NE+ ईटानगर में आपका स्वागत है। पाटिल जी, आप सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आपके बारे में काफ़ी सुना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपके कई वीडियोस भी हम देखते हैं। तो हमें खासकर हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके बारे में जो है। सबसे पहले तो मैं NE+ आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे एक छोटा सा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए। तो और उसके ऊपर सेकेंडली, आज 77 इंडिपेंडेंस डे है, तो सभी को मेरे तरफ से, हर अरुणाचल वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अच्छी तरह से आज के इंडिपेंडेंस डे को मनाइए। तो आप चलते हैं आपके सवाल पे आते हैं। मैं वैसे तो आरटीआई एक्टिविस्ट होने से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, नॉट सेंट्रल बट स्टेट गवर्नमेंट में। मैं टैक्स एंड एक्साइज पे काम करते थे एज ए असिस्टेंट। तो काफ़ी 19-20 साल काम करने के बाद मैंने छोड़ दी। छोड़ने का कारण भी है, अपना अपना सोच है, विचार है, सपना है, ताकि मैं अपने सपनों को साकार कर सकूं। मेरा कुछ और था सपना कि जो कि मैं सर्विस से नहीं अगर मैं सर्विस लगातार करता तो मैं सर्विस से मेरे सपनों को हासिल नहीं कर पाता। ये मेरा सोच था उस समय। तो मैं दूसरी तरफ मैं सर्विस को इतना पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि सर्विस में आपकी मर्जी से आप दिल का मालिक नहीं होता है, किसी और गवर्नमेंट ही आपको चलाते हैं। तो मैं एक डिफरेंट टाइप का इंसान हूँ, सोच विचार अलग है मेरा। मैं इंडिपेंडेंस से जीना चाहता, आज़ादी मुझे चाहिए। तो इसी के कारण और बहुत सारा मेन रीज़न रहा, मैं करप्शन के चलते ही मैं नौकरी छोड़ा। कि मैं जब भी छुट्टी लेके बस्ती में आता है, तो अपना जगह पे नेटिव प्लेस वही में भी या अपना बस्ती में भी जब भी आते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत शिकायतें मिलता था और देखने को भी मिलता था अपने आँखों से कि काफ़ी करप्शन, भ्रष्टाचार का गतिविधियाँ बहुत होते थे। अभी भी हो रहा है, अभी तो और ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए इसके चलते मैंने अपना नौकरी छोड़ दी। और एक समय ऐसा था जब मैं निर्णय ले चुका था कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तो मेरे जीवन साथी यानी कि मेरा वाइफ मुझे, या मेरा माता पिताजी मुझे जोरों शोरों से भी गाली देने लगा था। अवश्य देगा, क्योंकि सभी लोग, आई वोंट से 100% बट 98% लोग तो नौकरी पे ही ज़्यादातर फेवर करते हैं ना, हमारे लोग तो। लेकिन मैं 98% वालों में से नहीं था मेरा सोच विचार।
तो वो बोल रहे थे कि अभी नौकरी, आप लेजी इंसान है, ऊपर से हम काम चोर हैं जी। तो आप कैसे खाएंगे, हमें कैसे खिलाएंगे। तो अवश्य अपना बीवी तो ऐसे बोलेगा ही, मेरा ही नहीं, सबका बीवी जो सर्विस करने वाला जब भी छोड़ने का फैसला लेगा तो वो बोलेगा ही। तो मुझे एक पागल करार भी दिए थे, पागल हो गया विजय जी, मेरा हस्बैंड पागल हो गया, मेरा बेटा पागल हो गया। क्या पागल कुत्ते ने काटा है क्या? नहीं, क्या चीज हो गया इसको, क्या कुछ घट गया है, क्या विचार आ गया इसके मन में, तो ये सब प्रश्न पूछते थे। तो देखिए, सभी को पता है या नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ जितना आप पढ़ोगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा। तो बड़े बड़े लोग जो ऑथर है, जो सक्सेसफुल इंसान थे, तो उसका भी कहना है कि अपना सपनों को साकार करने के लिए आपको पागलपन होना पड़ेगा, तभी जाके आपका सपना को आप साकार कर सकते हैं। तो अगला आप प्रश्न पूछ सकते। तो पर्टिन जी, आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं और आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ से की वैसे? मेरा प्राइमरी एजुकेशन मैं काफ़ी खुशनसीब रहा बचपन से ही। मेरा पिताजी उस ज़माने के जो 1950-60s में, वो क्लास 70s में क्लास 10 में पढ़े थे, तो उस ज़माने में तो बहुत काफ़ी पढ़ा लिखा माना जाता था। तो उसके कारण, उसके चलते मुझे फ़ायदा हुआ निजी व्यक्तिगत रूप से कि मेरे बहुत ही छोटा उम्र में मेरा और मेरा एक भाई, हम दोनों को साथ में बीकेबी रोइंग में हम दोनों को वहाँ पे दाखिला किया गए थे। तो मेरा बचपन का जो प्राइमरी स्कूलिंग था बहुत ही अच्छा स्कूल में हुआ, बीकेबी रोइंग में हुआ। वहाँ में क्लास 7 तक पढ़ा। तो अपनी हरकत से, इनडिसिप्लिनरी एक्शन से मुझे वहाँ से निकाला गया था। तो बचपन में जैसे सबका साथ तो होता ही है। तो आई एम वेरी लकी इनफ दैट आई हैव गॉट such a father who have loved me enough. Due to that, which I could have continued my ग्रेजुएशन ऑल्सो। तो काफ़ी बचपन, लोग कहते हैं ना कि फाउंडेशन, किसी भी आरसीसी का फाउंडेशन मजबूती, अगर आप 10 ताला या 20 ताला बनाते या 4-5 ताला बनाएंगे, स्टोरीज बनाएंगे, तो फाउंडेशन मैटर करता है। उसी प्रकार अभी किसी भी इंसान का बुनियादी ढांचा, जो कि कैरेक्टर बिल्डिंग मेजर्स के लिए आपको फाउंडेशन बहुत ही दरकार है। दैट इज कॉल्ड नर्चरिंग स्टेज में। आपको पेरेंटिंग को भी अच्छी तरह से, एक मेरा सलाह भी है कि पेरेंटिंग करने के लिए हमारे ट्रैवल्स को काफ़ी जो करना चाहिए था। पेरेंटिंग सिस्टम एक टेक्निक होता है, एक आर्ट होता है वो भी। तो इसलिए हमारे ट्रैवल बच्चे लोग इतना कामयाबी नहीं हो पाते जो बाहर के लड़कों से, जैसे कि दूसरे स्टेट्स के तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है पेरेंटिंग में। तो मेरा, आई एम क्वाइट लकी, बहुत ही अच्छा मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ। उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला ले लिया, पिताजी ने लिया। उसे करते करते मैं पढ़ाई करते करते मैं अपना बीए कर लिया। अभी इधर ईटानगर से ही मैंने किया है, ग्रेजुएशन किया। तो बाद में फिर चलते मैं एमबीए भी किया, मास्टर ऑफ बिजनेस ऑनर्स भी, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी किया मैं ह्यूमन रिसोर्स में। तो मुझे कनाडा में भी सर्विस मिली थी मैं, लेकिन मेरा आर्थिक कमजोरी के कारण मैं कनाडा नहीं जा पाया। तो मेरा सोच फॉरेन कंट्रीज में भी था मेरा एक ज़माने में कि मैं फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ पे एडवांस कंट्री है, जहाँ डेवलप कंट्री माना जाता है, जैसे यूएसए, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, मेरा सपना था बाहर जाने के लिए भी। तो अभी तो इस उम्र में तो अभी दिखाई नहीं दे रहा सपना, कुछ और हो गया। जो भी करता है ऊपर वाले, जो भी देता है वो ऊपर वाले का मर्जी के बिना हम इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा ऊपर वाले मेरे लिए कुछ सुनहरा सपना लिखा था वो, तो लोग सर्विस देने के लिए, खासकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए मुझे शक्तियाँ दिया होगा, इसलिए मैं लड़ते आ रहा है। तो पर्टिन जी, आप आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में जो है काफ़ी सालों से जो है काम कर रहे हैं, और इवन आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं आप जो है। तो ऐसा क्या वजह है, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि आप जो है पॉलिटिक्स में कदम रखने जा रहे हैं, और आने वाले जो विधानसभा 2024 का चुनाव है उसमें जो है आप इस बार ऐसे कैंडिडेट जो है उतरने जा रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में आने का मेन मोटिव क्या है?
किस वजह से आप पॉलिटिक्स ज्वाइन किया आपने? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, जो कि बहुत महंगे। मेरा राजनीति में आने का एक ही मकसद है कि मैं हमारे 42nd नामबुक से बिलोंग करता हूँ, जो कि लोअर दिबांग वैली में। तो वहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा बदलाव ताकि मैं लेके आ सकूँ, इसलिए मैं राजनीति पे ज्वाइन कर रहा है। और राजनीति पे मैं आने का और ये भी वजह है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग सब लोग गौर से सुनिए। राजनीति पे आने का एक ही मेरा दूसरा ये मकसद है कि मैं राजनीति पे आने पैसों के लिए मैं राजनीति पे नहीं आया, कमाने के लिए नहीं आया, जो कि ज्यादातर लोग राजनीति पे पैसा कमाने आते हैं। तो मैं यहाँ लोगों की जिंदगी बदलने आया हूँ, ताकि हमारे गरीब लोग भी अच्छी जिंदगी जी सके, अच्छा फैसिलिटी मिले, ताकि जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट जो देते हैं स्कीम से, काफी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए काफी पैसा भेजते हैं। वो सरासर बहुत, जब पहले की सरकारों से, जब कांग्रेस राज करते थे, तो अभी फिलहाल बीजेपी है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं देखा मैंने। एक ही सिक्के के दो पहलू है, बस मैं तो यही कहूंगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं राजनीति पे आऊंगा, लेकिन मैं बीजेपी पे ज्वाइन नहीं करूंगा, कांग्रेस में भी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं आम आदमी पे ज्वाइन करूंगा, क्योंकि आम आदमी मेरा सबसे फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी रहा जब से आम आदमी 2012 से फॉर्म हुआ जी। तो मेरा आइडियोलॉजी प्रिंसिपल भी काफी मिलते हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध हूँ। तो ये आम आदमी भी भ्रष्टाचार, हमारे माननीय नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और उसके पार्टी सभी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो इसलिए मेरा आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल भी इसमें मेल खा रहा है, इसलिए मैं आम आदमी को मैंने चुना। और जैसे कि मैंने कहा अभी, राजनीति में मैं लोगों का जिंदगी या बुनियादी ढांचा, क्वालिटी डेवलपमेंट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इन मुद्दे पे को लेकर ही मैं आया। तो हम क्या समझें कि जब आप वोटर्स के पास अगर आप जाएंगे, तो परवीन जी, आपका जो है मुद्दा क्या रहेगा, कि आपका विजन क्या रहेगा, उनके सामने आप क्या किन किन मुद्दों को लेके जाएंगे वोटर्स के सामने जो है? बहुत ही अच्छा सवाल। जब मैं 24 इलेक्शन पे उतरेंगे लोगों के, जनता के सामने, हम 42 जनता के सामने जब जाएंगे, तो मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना अनेक भंडार है, जो अभी का जो फिलहाल बीजेपी लेड पेमा खांडू की सरकार की कारनामे है। बहुत सारा घोटाला मैंने आरटीआई से निकाला है हमारा। मैं तो यही कहूंगा, सारा प्रदेश का तो नहीं निकाला, सारा डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन मेरा 42nd लोअर दिबांग वैली का काफी मेरा गोदाम जैसे पड़ा हुआ है मेरा ये फाइल आरटीआई के रिप्लाईज। तो जैसे कि आपको भी पता है, मैं आरटीआई करने के बाद साइट इंस्पेक्शन भी करते हैं, काफी वीडियोस मेरा, तो वो सारा मेरा सबूत है। मैं किसी पे लांछन नहीं लगाऊंगा बिना तथ्य के, मेरे पास तथ्य है। और पहला मेरा दर्शकों के आगे जाना या हमारे जनता के बीच में जब मैं उतरूंगा, तो सबसे पहले बोमजीर टू पगलाम रोड, जो कि खस्ता हाल है। कब जो भी एमएलएस आते हैं इलेक्शन में, वही डायलॉग बोल के जाते कि वो अनुपम या तो बिजारी का रास्ता को मैं जैसे भी बना दूंगा, सोल्यूशन निकाल दूंगा, इस तरह से हमेशा अक्सर बोलते हैं, लेकिन वो भूल जाते रहते। तो डेवलपमेंट के नाम में सारा स्कीम वहां पे लेके आएंगे। एक 10 किलो ब्रिज है, आप अगर वहां ये तो आपको पता होगा, एक 10 किलो बोल के एक जगह है, जो कि बोमजीर और बिचारी के बीच में जो सिसरी नदी है ना, उसके ऊपर बना हुआ एक पुल है। तो उसको हम लोग एटीएम ब्रिज बोलने, एक निक नेम दे दिया, एटीएम ब्रिज। वह हर साल सैंक्शन आते, जो सॉइल इरोजन जो फ्लड में ले जाते हैं उसको बनाने के लिए। तो गया साल भी 4 करोड़ मैंने आरटीआई से पता चला, 4 करोड़ 13 लाख सैंक्शन हुआ, और उस दिन मैंने मुहिना भी की थी। तो पहले भी जब शुरू में मैं 2021 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने साइट इंस्पेक्शन भी किए थे। तो काम जैसे डीपीआर में लिखा हुआ ऐसा नहीं है। तो मेरा इलेक्शन मेन मुद्दा रहेगा आपका कनेक्टिविटी।
road connectivity from Bomjir to Bijari and from Anpum to Paglam. एक ब्रिज आपको पता है या नहीं, मुझे तो पता नहीं, अनपुम और जो लोगलुंग के बीच में जो दिवांग नदी है वो 2015 को अनपुम विलेज, जो ओल्ड अनपुम विलेज उसको वॉश आउट कर दिया, डैमेज पूरी तरह से कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन हुए थे। तो दिवांग का कुछ पोर्शन पानी जो इस तरफ राइट बैंक में चले गए, तो उसका कारण क्या हो गया, अनपुम और लोगलुंग जो विलेज है वो कट गया, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ कठिनाई उठाना पड़ रहा है पगलाम लोगों को, पगलाम के निवासियों को। तो मेरा सपना है कि इसमें एक ब्रिज बना ताकि लोगों के यातायात के लिए सुविधा हो। जैसे आपको पता है रोड कनेक्टिविटी, यातायात सही होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। ये लाइन जो है तम्बुक टू बोमजीर टू पगलाम रोड, ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। मेरा इसमें सबसे सर्वाधिक अधिक से अधिक ताकत भी यहीं पे मैं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी आपको आश्चर्य होगा। आपका ये न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहूँगा हमारे प्रदेश के लोगों के लिए भी और देशवासियों के लिए भी, आज के 21st सेंचुरी में, इवन इन दिस टुडेज 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में भी देखिए एक जगह है हमारे लोहार दिवांग वैली में जिसका नाम अनपुम है, वहां पे लाइट नहीं है। देखिए आप सोच के चक्कर खा जाएंगे आप, इस 21st सेंचुरी को किस तरह से वहां पे लाइट नहीं है, जो कि प्लेन एरिया है। चलो मानता हूं मैं, चाइना बॉर्डर के सामने अगर होता वो अलग बात है, चलो मानता हूं, लेकिन ये तो प्लेन एरिया है अनपुम, उसमें अभी तक एक पोस्ट भी नहीं आया इलेक्ट्रिक, कई सालों से, कई दशकों से लाइट नहीं है वहां पे। तो मेरा बुनियादी ढांचा पर मेरा जोर रहेगा, खासकर इस बेल्ट के लिए, बोमजीर टू पगलाम के लोगों के लिए। और बहुत सारा तो है वैसे तो, जैसे कि पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड कनेक्टिविटी, स्कूल हो गया, और स्कूल, मेडिकल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है, बहुत ही, आप मान लो है ही नहीं, अनपुम में नहीं है, पगलाम में नहीं। यहाँ के लोग समर सीजन को इतना तकलीफें झेलना पड़ता है, तो पानी को पार करने पड़ेगा आप दिवांग नदी को, तो इसके चलते बहुत ही लोगों का जिंदगी में ये हो रहा है, बहुत मीन्स वो लोग अभी हमारे जो सिटिंग एमएलए श्रीमती गुमताई और प्रीवियस एमएलए रोडिंग पट्टी, मेरा चाचा भी है, तो लोगों से बहुत फेडअप हो चुके हैं कि झूठे वादे पे वादे पैसा। और ये भी मैं दर्शकों से, मैं ही मेरे वोटर से स्पेशल अपील करना चाहूंगा कि वोटर्स इस बार जैसे भी आप अपना वोट, कीमती वोट को ना बेचिए, क्योंकि आपकी वोट का माध्यम से ही आपको अच्छा एमएलए मिलेगा। अगर आप अपने वोट को बेचते तो कभी आपको अच्छा एमएलए नहीं मिलेगा। मुझे भी आप लोग वोट के पैसे के बदले आप वोट देंगे, मुझे एमएलए बनाएंगे, तो मिस्टर विजय पटेल, जो कि सभी लोग हमें बहुत ही प्राउड करते हैं, अच्छा काम करते हैं, इस तरह से बोलने के बावजूद भी अगर मैं पैसों से जीतता हूं आने वाले इलेक्शंस को, तो मैं भी तो फिर अपना पैसा फेंका हुआ को तो खाना पड़ेगा ना। तो कौन सा इंसान है जो कि इस दुनिया में वैसे पैसा को बांटने वाला? क्या बिल गेट्स को भी अब मिलेगा, सबसे धनाढ़ी व्यक्ति? अभी तो नहीं रहा, अभी एलन मस्क है, क्या ऐसे फेंकेंगे रुपया? तो ये सभी को ये सोच को हमारे इस घिनौनी सोच को बदलना पड़ेगा, तभी जाके हमारे अरुणाचल या तो हमारा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग बदलने से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो हमारे स्टेट का रेवेन्यू वैसे ही आगे जीडीपी वैसे ही देश का भी बढ़ेगा और हमारे स्टेट का भी बढ़ेगा। तो कई सारा मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा सपना है, मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो में ब्रीफली हमको मिलेगा, सभी को मिलेगा। जो आपका एमपी कैंडिडेट है उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बांदे मिली हम दोनों पहले से एक दूसरे को मालूम है, और हम दोनों चर्चा करने के बाद ही आम आदमी में हम दोनों ज्वाइन किए। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से तो बांदे मिली बहुत ही अच्छा एक इंसान है,
दयालु है, और उसी के कारण, उसी के चलते इस बार हमारे प्रेसिडेंट, आम आदमी के स्टेट प्रेसिडेंट और जितने भी पोर्टफोलियो होल्डर्स और दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उस पर विश्वास जताया है कि बांदे मिली, और ईस्टर्न पार्लियामेंट, अरुणाचल के ईस्टर्न पार्लियामेंट से उसे टिकट देकर उसे वहाँ पे उसको बांदे मिली को वहाँ पे जिताना है। तो मैं भी उस दिन उससे बात किया कि टिकट कैंडिडेट जो ईस्टर्न पार्लियामेंट के लिए उसका डिक्लेयर हो गया, उसका नाम का, तो काफ़ी हम लोग ग्राउंड रियलिटी में भी अभी काम कर रहे हैं और ज़ोरों शोरों से करेंगे ज्वाइन करने के बाद। तो मेरा सोच में तो बहुत ही अनुभवी लीडर भी है, वो नेता भी है, काफ़ी बीजेपी में रहा। उसने कहा कि बहुत सालों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक दशक या 2 दशक, एक दशक शायद 10 साल रहा, इस तरह का वो बोल रहे थे। तो काफ़ी अनुभवी नेता है, और मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है कि बांदे मिली हमारे ईस्टर्न पार्लियामेंट में अगर जीतेंगे तो अवश्य हमारे ईस्टर्न पार्लियामेंट में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, हर क्षेत्र में मिलेगा। सिर्फ ये मेरा सिर्फ भाषण ही नहीं, उसको तारीफ का बात सिर्फ नहीं है, प्रैक्टिकली ही इज अ प्रैक्टिकल मैन। और जब तक ईस्टर्न पार्लियामेंट लोग हमारे कैंडिडेट बांदे मिली को, आप कैंडिडेट को मौका नहीं देंगे, नहीं जिताएंगे, तो कैसे पता होगा, कैसे उसका काबिलियत को तरसाने के लिए मौका मिलेगा। एक मौका तो देना बहुत ही जरूरी है, तभी उसका क्वालिटी को हम ईस्टर्न पार्लियामेंट के लोग जान सकते हैं। तो फाइनली जो है आपका जनता को अपील क्या रहेगी, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये, आपके सवाल को जवाब देने से पहले मैं एक पॉइंट छूट गया था। आपने ये भी पूछा था कि लोग एमपी में वोट कीजिए फिर एमएलए को दूसरा, तो उसको, ये बहुत ही मेरा एक व्यक्तिगत रूप है, ये बहुत ही कंट्राडिक्टिंग एक स्टेटमेंट है और लोगों का विचार है। अगर जो भी इस तरह के सोचते हैं वोटर्स, ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि मेरा मानना है एमपी में भी और एमएलए में भी आप क्वालिटी लीडर्स को ढूंढिए, पैसे वालों को नहीं। पैसे वालों को दे देकर हमारे प्रदेश के लोगों में एक ऐसा बुरी आदत डाल चुका है, लत पड़ गया उन्हें कि जो संविधान के तरफ से वोट देने का अधिकार है उनको मिला हुआ है 18 साल के ऊपर को, तो उसी को बेच रहे। वेयर आवर स्टेट इज हेडिंग टुवर्ड्स, टुडे इज 21st सेंचुरी। आज 21st सेंचुरी, अभी आईटी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। और कहाँ पे अरुणाचल के वोटर्स लोग अभी भी बस 10,000 20,000 के पीछे पड़ा हुआ है वोट को बेचने के लिए। अपना सोच को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक आप भी कभी मत भूलिए, मेरे प्रदेश के लोग, आपका जिंदगी भी कभी आगे नहीं बढ़ेगा, व्यक्तिगत रूप से भी आप नहीं बढ़ेगा। हाँ, वोटर से मैं एक ही बात को मैं दोहराते रहना पड़ रहा है कि वोटर से ये मैं सबसे पहला गुजारिश है कि प्रार्थना है कि आप किसी भी हालत पे अपना वोट को कीमती वोट को मत बेचिए। ये मेरा विजय पटेल का मुंह से ही सिर्फ नहीं सुनने को नहीं मिलेगा, सभी से आपको सुनने को। आजकल तो आईटी जमाना है, कंप्यूटर जमाना है, तो यही बोलूँगा आप अच्छा नेता चुनिए जो पैसा वाला नहीं है। उसमें भी बहुत सारा क्वालिटी लीडर्स वाला बहुत ऐसा नेता है आपके क्षेत्र में, लेकिन आपने कभी उसे मौका नहीं दिया क्योंकि उसके पास बैंक बैलेंस नहीं है करोड़ों में। आपने चुना एक्शन कोई किसी इंजीनियर को, रिटायर वाला को, किसी ब्यूरोक्रेट्स को, एक ही कारण के लिए चुनते हैं ना आप, वो मैं जानता हूं या आप भी जानते हो, जो सही मायने में लोगों को सेवा देना चाहता है, मन से दिल से अपना समझ कर जो करना चाहते हैं, जो मर मिटने को तैयार है अपने सोसाइटी को लेकर, अपने प्रदेश को लेकर, अपने देश को लेकर, सही मायने में आगे बढ़ाना है। भ्रष्टाचार को हमें बिठाकर इस तरह से रियल एक्शन हीरोज को आपको चुनना है। अगर उसके पास पैसा हो या ना हो, आप उसे मत देखिएगा,
उसका क्वालिटी को देखिए, मौका तो दीजिए हमें भी या किसी और को भी दीजिए। करोड़ों वाले तो बस आपको यूं ही बुद्धू बना के रफू चक्कर आपका पैसा पूरा खा देंगे। कोई ग्राउंड रियलिटी में काम, क्वालिटी काम होगा नहीं, वही वादे पे वादा, पुराना चाल ही चलते रहेगा। तो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इस सवाल के साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा, जो कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही हमारे प्रदेश में राज कर रहे हैं। ज़्यादातर तो कांग्रेस वाले नहीं थे, अभी फिलहाल तो जिस पे महान बीजेपी की सरकार चल रहा है 2 बार सेकेंड टर्म, तो दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है हमें। तो मैंने पहले भी कहा था सिक्के के 2 पहलू, तो मुझे दोनों में कोई भरोसा नहीं। जब सेंटर में कांग्रेस आएंगे तो यहां भी बदल जाएंगे, देखना मेरा बात को अभी रखना। अगर इस बार 24 लोकसभा इलेक्शन अगर 24 को अगर वहां सेंटर में बीजेपी कांग्रेस आ जाएंगे ना फॉर्म करते, तो हमारे यहाँ का पेमा खांडू बीजेपी लेड सरकार क्या करेंगे, वो भी गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू करेगा। देखिए, हाँ, वो रास्ता ढूंढना शुरू कर दे किस ढंग से हम लोग फिर कांग्रेस में शामिल हो, इस तरह का वो अपनाएंगे तौर तरीका। ये पुराना चाल हो चुका है, कोई नया चाल दिखाइए हमें लोगों को। तो इसलिए हमें बहुत भरोसा नहीं है। एक ही आदमी का पार्टी, इधर बीजेपी जाएंगे, बीजेपी बोर हो गया तो फिर इधर आएंगे, लेकिन एक ही इंसान है, वो एक ही एमएलए से, एक ही नेता है हमारे प्रदेश में, वही आना जाना मेंढक की तरह इस तरफ कूदेगा उस तरफ कूदेगा, बस वही है। इसलिए तीसरा पार्टी हमें लाना है और नया चेहरा लाना है, क्योंकि वो इंसान तो एक ही है ना, बदल सिर्फ पार्टी बदल रहा है, इंसान तो एक ही है, उसका सोच विचार तो नहीं बदला। ये बहुत महत्वपूर्ण जवाब बात है मेरा, कि इसलिए थर्ड इंसान लाइए, थर्ड पार्टी लाइए और नया कैंडिडेट लाइए, काम करने वाला कैंडिडेट, भले ही उसके पास पैसा ना हो। तो ये मैं कहना चाहूंगा, इसलिए मैं आम आदमी में मैं ज्वाइन किया, जो कि बहुत ही अच्छा एक आप उभरता हुआ एक सितारा है ये एक पार्टी। इस हमें भी इस अरुणाचल में आम आदमी को एक बार मौका तो दीजिए राज करने के लिए। देखना, हम लोग राज नहीं करेंगे, आपका हुक्म मानेंगे, पब्लिक का हुक्म मानेंगे, क्योंकि आखिरकार हम जनता का सेवक होते हैं, जो प्रतिनिधि लोग। हम राजा नहीं है, हम सेवक है। हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए, आम आदमी को भी। देखिए, बहुत सारा मैनिफेस्टो है, एपीपीएस फियास्को हो गया, लोकायुक्ता के लिए आपको भी बता दूं मैं, लोकायुक्ता इंप्लीमेंटेशन नहीं की, इसके लिए भी मैंने काफी आरटीआई किया। कहाँ है लोकायुक्ता, यहाँ पे फंक्शन नहीं हो रहा है। मैंने 2 बार 3 बार मैं लोकायुक्ता पे गया, वहां के सेक्रेटरी से मैंने मिला, नाम का है सिर्फ, अपॉइंटमेंट ओनली अपॉइंटेड द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी लेड पेमा खांडू हैज ओनली अपॉइंटेड द ऑफिसर्स ऑफ लोकायुक्ता। इट्स ओनली द नेम ऑफ लोकायुक्ता, बट नो एनी केस इज बीइंग एक्सेप्टेड। कोई केस ही नहीं हो रहा है वहां पे। लोकायुक्ता आने से क्या होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो है ना लोकायुक्ता। बहुत सारे लोग बहुत सारे मिनिस्टर, एमएलए लोग, चीफ मिनिस्टर लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, इंजीनियर्स लोग, ब्यूरोक्रेट्स लोग बहुत सलाखों के पीछे जाएंगे। देखिए, और आम आदमी का मैनिफेस्टो में यही है, लोकायुक्ता और एपीपी से फियास्को बहुत शर्मनाक। मैं तो बोलने के लिए भी मैं तो हिचकिचाता हूँ इसको। एपीपी से जो शर्मनाक, सबसे बड़ा इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला है हमारे प्रदेश का, देश का, सिर्फ प्रदेश का नहीं। तो ये 2 मुद्दा, बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन ये 2 मुद्दा हमारे आम आदमी ने मैनिफेस्टो में दिया है। मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ इसलिए। और वाकई में अगर हम लोगों को आप मौका देते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग सरकार बनाने के लिए 24 में, तो हम लोग अपना वादे पे कभी नहीं मुकरेंगे। हम पूरे सच्चाई दिल से हम अपना मैनिफेस्टो को हम लोग निभाएंगे। तो बहुत